दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पर हम स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों आज हमने टॉपिक में रखा है मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में पढ़ना और शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश जिसे हम स्टेपी क्षेत्र या प्रदेश के नाम से जानते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके पहले आपने घास क्षेत्र में सवाना की घास के मैदानों के बारे में पढ़ा था, उससे संबंधित सवाल देखा था, लेकिन वहां की घास के मैदान और ये जो घास के मैदान बिल्कुल अलग हैं। स्टेपी घास के मैदानों में दोस्तों बहुतायत मात्रा में खेती की जाती है, ठीक है, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। अमेरिका वगैरह में दोस्तों बहुत पॉपुलर है स्टेपी घास का मैदान, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हूबहू इसी तरह के सवालों पर दोस्तों परीक्षा में चर्चाएं भी होती हैं, सवाल आते रहते हैं। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब सवालों पर। आज हमारा दोस्तों 276 नंबर का लेक्चर है और अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आज हमारा 46वें नंबर का लेक्चर चल रहा है। इसके पहले हम लोग संविधान और इतिहास पर चर्चा कर चुके हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी क्लास अगर यहाँ पे चल रही तो जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होगा वो भी अपने आप में बेहतरीन ही है, ये आपको मानना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे सवाल अपना स्टार्ट करते हैं और एक एक सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। पहला सवाल कर रहा है आपसे कि कौन सा जलवायु प्रदेश 35 डिग्री से लेकर 50 डिग्री 35 डिग्री से लेकर 50 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित है। अगर आप 35 के थोड़ा सा नीचे आए, जैसे भारत वगैरह की बात करें तो भारत के बीचों बीच से दोस्तों 23.5 डिग्री वाली उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरी हुई है जिसे हम कर्क रेखा का नाम देते हैं, ठीक है। खैर वो तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। उसके ऊपर दोस्तों जम्मू कश्मीर तक का क्षेत्र है, वो सब भी तो आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे उसी तरह से 35 डिग्री की यहाँ बात हो रही है कि 35 से लेकर 50 डिग्री के बीच में कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों, तो इसको कहते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। क्या होता है दोस्तों? मध्य अक्षांशीय। और एक चीज और याद रखिएगा, ये मरुस्थलीय प्रदेश कहे जाते हैं, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और एक बात तो जानते हैं कि जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं ये ज्यादातर महाद्वीपों के किस हिस्से में पाए जाते हैं दोस्तों? ये पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। जो पश्चिमी किनारे होते हैं वहां पर दोस्तों ज्यादातर ये मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि समुद्र से काफी दूर स्थित कौन सा जलवायु प्रदेश चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण वहां वर्षा नहीं हो पाती? देखिए आमतौर पर अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिम साइड में होते हैं, वहां तक हवाएं पहुंच नहीं पाती, और पहुंचती भी है दोस्तों तो हवाएं इतनी शुष्क होती कि उनमें ह्यूमिडिटी होती नहीं, तो वर्षा का कोई चांस नहीं बनता, ठीक है। यहां पर ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र वाले आज की क्लास में बात करें मध्य अक्षांशीय वाले क्षेत्रों की, यहां दिक्कत क्या है कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो जो बादल आते हैं पहाड़ों से टकराकर पहाड़ों की एक साइड तो वर्षा कर देते हैं लेकिन दूसरे साइड तक बादल पहुंच नहीं पाते, इस वजह से वर्षा नहीं हो पाती। आप कह सकते हैं कि वृष्टि छाया के अंतर्गत संभवतः क्षेत्र हो, इसी कारण वर्षा नहीं होती है, तो ऐसा भी मान सकते हैं। फिलहाल इसका भी जवाब क्या होगा दोस्तों? यह मध्य अक्षांशीय मरु क्षेत्र, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र। एक बात आपको बता दूं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र, एक बात आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं धीरे धीरे, मेरी आदत है, मैं नहीं देखता कि क्या पॉपुलर है, कौन सा मसाला वीडियो है, ये मैं नहीं ध्यान देता। मुझे पता है कि ज्योग्राफी में मैं ऐसा क्या पढ़ाऊं कि वाचिंग बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा पसंद करेंगे, और कौन सी टॉपिक पढ़ाऊं जो लोग नहीं पढ़ेंगे और वाचिंग भी नहीं आएगी। मतलब ये नहीं पड़ता कि यार हमें पॉपुलर होना है कि नहीं, मुद्दा ये है कि आपका विषय समाप्त हुआ कि नहीं। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हजारों लोग हैं, हितैषी बनने का प्रयास हजारों लोग करते हैं, लेकिन जब इन चैप्टरों की बात आती है ना, लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि कितने चीजें पूछी जाती परीक्षा में, कहां कहां से सवाल आते हैं, मतलब सवाल आने का भी नहीं यार। धीरे धीरे कंपटीशन का लेवल टफ हो रहा है, हम करें अगर इस चैप्टर से सवाल नहीं आता है तो आगे आएगा, ठीक है। मुद्दा यह है कि हमने पूरा पढ़ा क्या? क्या अपने दिल पर आप हाथ रख के कह सकते हैं कि हाँ सर मैंने एक बार पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है? कैसा ऐसा कह सकते हैं आप? दिल पे हाथ रख के बताइए। पूरी ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, जो आपको पसंद है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने पढ़ा होता है चैप्टर तो इंटरेस्ट होता। दिक्कत की बात यह है कि आपने कभी इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं, आपका जीवन वही उष्ण उपोष्ण शीतोष्ण शीत में समाप्त हो गया। कभी आपने मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया, इस वजह से चैप्टर कठिन लग रहा है और यही कारण है कि कम लोग इसे पसंद करते हैं। फिलहाल मेरी आदत है, मैं कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूं। मैंने इतिहास विषय 150 लेक्चर में पढ़ाया है,
आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर दीजिए, कहीं पर भी आपको इतिहास 150 लेक्चर में नहीं पढ़ाया जाता। उसका कारण यही है कि दोस्तों आप मेरे लेक्चर सीरीज में देखेंगे तो मैंने राजस्थान तक के इतिहास के बारे में चर्चा किया है। एक छोटा से छोटा टॉपिक आप ढूंढेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जिस पर नितिन सर ने वीडियो न दिया हो। कंप्लीट हिस्ट्री इसी सीरीज में पढ़ाया, तभी ना आप दोस्तों यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, 8251 से लेकर 8280 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे। ऐसे कॉलर टाइट करके हम इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सवालों पर चर्चा कैसे हुआ। वहां 150 लेक्चर में दोस्तों 4500 सवाल केवल इतिहास में पढ़ाया हूं, 80 लेक्चर केवल संविधान में पढ़ाया गया। 80 लेक्चर में समझते हैं 8 3 24 2400 सवाल ऐसे क्लास में प्रैक्टिस कराया गया, कुछ नहीं छोड़ा गया। अभी तो ज्योग्राफी पे है, पढ़ लीजिए, आज 45वें नंबर का लेक्चर है, बहुत अच्छी श्रृंखला चल रही है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसी तरह दोस्तों अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश को रूम सागरीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसे जब देखेंगे ना तो कहेंगे रूम सागरीय, सर ये लगता है गलत लिखा हुआ है। गलत नहीं लिखा हुआ है। मैं जब जो मेरे टाइपराइटर लोग टाइप कर रहे थे, जब वो बना रहे थे क्वेश्चन, तो उनको भी लगा कि ये गलत है क्या सर, ठीक है, रूम सागरीय, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो रूम सागरीय कौन सा हो गया। लेकिन दोस्तों है, रूम सागरीय जो क्षेत्र है ये हम भूमध्य सागरीय को ही कहते हैं। आप नाम तो जानिए, ठीक है, उसका दो नाम में तो क्या फर्क पड़ता, हो सकता है कि परीक्षा में आपसे रूम सागरीय के बारे में पूछ ले। सवाल कर रहा है कि किस जलवायु प्रदेश को रूम सागरीय जलवायु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो या तो इसको भूमध्य सागरीय कहिए या तो इसको उपोष्ण कटिबंधीय कहिए। दोनों नाम, तीनों नाम एक ही के हैं। या तो आप इसे क्या कह सकते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र जो है दोस्तों, उसे भी क्या कहते हैं, रूम सागरीय कहा जाता है। और यहां पर कैसी जलवायु, तो याद रखिएगा ग्रीष्म जलवायु क्षेत्र। कौन सा, ग्रीष्म जलवायु क्षेत्र। या फिर इसी का एक तीसरा, ठीक है, भूमध्य सागरीय, रूम सागरीय, या फिर जो है ये, अच्छा ये ग्रीष्म वाला शब्द जरूर जोड़िएगा, नहीं पता चला यहाँ शीत लगा दिया ना, क्या, उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु क्षेत्र, ऐसे पूरा नाम दीजिएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार पढ़े होंगे तब इस तरह के सवालों को हल कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु प्रदेश, देखिए शब्द क्या लिखा, उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु प्रदेश। इसका मतलब है कि हम सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं, हम भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए भूमध्य सागरीय है, अभी तक आपने भूमध्य रेखीय पढ़ा था। पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन खींची गई उसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं, उसे विषुवत रेखा कहते हैं, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, लेकिन यहां पर मामला चेंज है। यहां भूमध्य रेखी नहीं है, यहां भूमध्य सागरीय शब्द है। बहुत ध्यान से पढ़ेगा, भूमध्य सागरीय शब्द दिया है दोस्तों, ये आप ध्यान देंगे। तो कह रहा भूमध्य सागरीय क्षेत्र या प्रदेश, या फिर हो सकता था कि परीक्षा में इसी को क्या लिख दे, इसी को लिख दे रूम सागरीय। तो आप घबराइएगा मत, ठीक है, चाहे भूमध्य सागरीय की बात करें चाहे रूम सागरीय की बात करें, या एक ही बात है। कह रहा है ये पूरे पृथ्वी का कुल कितना प्रतिशत है, बहुत छोटा सा हिस्सा भाई, बहुत बड़ी पृथ्वी है। भूमध्य सागर तो एक स्पेसिफिक जगह है दोस्तों, वहां की जलवायु के बारे में पढ़ने के लिए दोस्तों इसका वर्णन किया जाता है। याद रखेंगे केवल और केवल कितना, 1.7%, कितना, 1.7%, ये आंकड़ा है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आपने क्या पढ़ा दोस्तों, आपने पढ़ा कि 30 से लेकर दोस्तों कहां तक, 30 से लेकर 50 डिग्री के आसपास में दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। पीछे 35 दिया था क्या, एक बार देख लीजिए, 35 से 50 दिया था, ठीक है। इसको यार दोनों आप याद रखिए, मैंने 30 से 50 भी पढ़ा, मैंने 35 से 50 भी पढ़ा। अब देखिए कई जगह पे अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है। वहीं दोस्तों अगर रूम सागरीय की बात करें तो ये पाया जाता है 30 से लेकर 45 डिग्री के आसपास, ठीक है। 30 से 45 डिग्री में क्या पाया जाता है, रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। और यहाँ 35 से 50 ले लीजिए, ये मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्र है। कह इसके अंतर्गत मध्य एशिया के कौन से क्षेत्र आते हैं, तो कई आते हैं। ये सारा क्योंकि दोस्तों यहाँ मरुस्थल की बात हो रहा है, तो मरुस्थल देखिए एशिया में कौन सा मरुस्थल है। अब दोस्तों सोनोरान तो चले ही जाओगे, सोनोरान तो अमेरिका में है। हम किसकी बात करें, हम मध्य एशिया की बात करें। तो मध्य एशिया में दोस्तों कौन सा है, जैसे चीन में दोस्तों 2 मरुस्थल आपको मिल जाएगा। एक गोबी मरुस्थल मिल जाएगा जो चीन मंगोलिया में है, और एक स्पेशली चीन में है, उसका नाम है तकला मकान। बोलिए क्या नाम है, तकला मकान। तो दोस्तों अगर मध्य एशिया की बात हो तो आप गोबी, तकला मकान का नाम जरूर याद रखेगा। और एक और पढ़ा था ना, काराकुम, याद रखेगा, जो अरल सागर के पास था, काराकुम बताया था ना। एक काराकुम था, एक तुर्कमेनिस्तान के पास, और एक अरल काराकुम था, वो कजाकिस्तान के पास था, ठीक है। तो उसको याद रखेगा, ठीक है, ये दोनों याद रखेगा। और कौन सा था भाई, एक और था ना, काराकुम हो गया, गोबी हो गया, और आपका ये हो गया क्या, तकला मकान हो गया, और एक काइजिल कुम था ना, काइजिल कुम, इसको भी लिख लीजिए, काइजिल कुम,
काइजिल कुम, ठीक है, काइजिल कुम, ये 3-4 है, ठीक है। थार वर्म मत नोट करिएगा, आप यहाँ पे अरेबियन को नोट कर सकते हैं, अरेबियन को, ठीक है, अरेबियन को नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ये दोस्तों वो क्षेत्र है जो इस वाले बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक, जो 35 से 50 वाले बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या दे रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका के कौन से क्षेत्र आते हैं। देखिए अभी क्योंकि आपसे मध्य एशिया का पूछा था तो ये अलग हो जाएगा, अब उत्तरी अमेरिका का पूछेगा तो उत्तरी अमेरिका में आपने रॉकी पर्वत का नाम सुना है, रॉकी पर्वत, ठीक है, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत दोस्तों उत्तरी अमेरिका में है, और एंडीज जो पर्वतमाला वो दक्षिण अमेरिका में। तो रॉकी पर्वत का मध्य पठारी भाग जो है, मध्य पठारी भाग के आसपास का जो हिस्सा है वो इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे। और उसी के आसपास तो सोनोरान वगैरह फैले हुए हैं, उसको भी आप याद रखेंगे। अगला दे रहा है कि मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका के कौन से देश आते हैं। आपको अलग अलग पूछा जा रहा है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा आता है दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका में आपने पढ़ा होगा पेटागोनिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा, पेटागोनिया मरुस्थल के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल है। ये कब, जब आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका तब, जब उत्तर अमेरिका पूछे तो रॉकी पर्वत के आसपास का क्षेत्र बताइए, जब दक्षिण अमेरिका पूछे तो पेटागोनिया का बताइए, जब मध्य एशिया का पूछे तो आप उसमें गोबी वगैरह का नाम ले सकते हैं, गोबी हो गया, तकला मकान हो गया, काइजिल कुम हो गया, ठीक है, अराकुन हो गया, ठीक है, इसको बता सकते हैं। करा पेटागोनिया मरुस्थल किस पर्वतमाला के पीछे, क्योंकि आप जानते हैं कि पेटागोनिया पर्वतमाला जो है, पेटागोनिया जो मरुस्थल है ये एंडीज पर्वतमाला के आसपास है, ठीक है, तो किसके पीछे स्थित है दोस्तों, याद रखेगा, ये जो एंडीज पर्वतमाला है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, इसके पीछे दोस्तों स्थित है पेटागोनिया मरुस्थल, इसको भी आप याद रखिएगा लगे हाथ। आगे देखिए, कह रहा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना रहता है। ग्रीष्म मतलब सीधा सीधा गर्मी के टाइम में, ठीक है। अब देखिए पूछा गर्मी का है तो गर्मी ठंडी दोनों पूछ सकता है। ग्रीष्म ऋतु में याद रखें दोस्तों, यहाँ जो टेम्परेचर होता है ये 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तक लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों पाया जाता है, यानी न बहुत ज्यादा ठंडा न बहुत ज्यादा गर्म, इसीलिए तो दोस्तों इसे ठंडे रेगिस्तान भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसी तरह का रहा है कि शीत ऋतु में दोस्तों टेम्परेचर कितना पाया जाता है, तो अभी जब आपसे पीछे ग्रीष्म के बारे में पूछा तो ग्रीष्म में आपने क्या बताया कि 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्या बताया 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों जब ठंडी का टाइम आता है तो यह टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच चला जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये माइनस में है, ठीक है, ये क्या दोस्तों ये माइनस में है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। देखिए क्योंकि दोस्तों ये मरुस्थलीय प्रदेश है तो वर्षा तो दोस्तों कम ही होगी। अब ऐसा तो नहीं कि 200-400 सेंटीमीटर वर्षा करा देंगे, तो वर्षा दोस्तों 200-400 हो जाता तो बाढ़ आ जाता वहां पे, ठीक है। यहाँ वर्षा होती है 30 सेंटीमीटर से कम। कितनी वर्षा होती है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर से कम। जहां इतना कम होने लगता है वहां फिर आंकड़ा mm में आ जाता है, मिलीमीटर में आंकड़ा आ जाता है सेंटीमीटर की जगह, ये भी ध्यान देंगे। तो आगे आपको जो सवाल मिलेंगे मिलीमीटर मिल सकते हैं। कारण नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है, ठीक है, जो वनस्पति नमकीन क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, उससे क्या कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने पढ़ा था कि जो वनस्पति मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, इसको क्या कहा जाता है, हमने आपको बताया था, इसे कहा जाता है जीरोफाइट। क्या कहा जाता है, क्योंकि ये पानी से ले दोस्तों लड़ते हैं तो जीरोफाइट कहते हैं। इसी तरह जो नमकीन क्षेत्र में पाया जाता है उसे कहते हैं हेलोफाइट। दोनों को याद रखेगा, जीरोफाइट और हेलोफाइट। कोई दिक्कत आपको, जीरोफाइट किसे कहते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, और जो नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां उसे क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। ये दोनों पेड सवाल है, आयोग ने कई बार पूछा है। लिखा रहा कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, ठीक है, फिर से एक बार याद रखिए, ठीक है, एक बार फिर बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखिए, मरुस्थली में क्या याद रखेंगे, मरुस्थली में याद रखेंगे जीरोफाइट, याद रखेंगे जीरोफाइट याद रखेगा। और इसके अलावा नमकीन क्षेत्र मतलब समझते हैं, नमकीन क्षेत्र का मतलब होता है समुद्री क्षेत्र, ठीक है, समुद्री क्षेत्र, क्योंकि जहां समुद्र होगा वहीं खारापन होगा, तो वहां होता है दोस्तों हेलोफाइट। क्या होता है, हेलोफाइट पाया जाता है। यहाँ पे कह रहा दोस्तों जो कठोर चट्टान है वहां कौन सा पाया जाता है, तो चट्टानों के लिए होता है शब्द लिथो,
ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाता है, इसे कहते हैं लिथोफाइट। क्या कहते हैं, इसे लिथोफाइट कहते हैं। जो कड़ी चट्टानों पर दोस्तों उगने वाली वनस्पतियां होती हैं उन्हें दोस्तों ये नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है ना। चलिए, करा शीतोष्ण महाद्वीपीय घास जलवायु प्रदेश का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के भीतरी भागों में मिलता है। यहां पर समझिएगा, अभी आपका सवाल यहां से चेंज हो रहा है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में, जिसे हम भूमध्य अच्छा, इसके अलावा हम भूमध्य सागरीय भी जानते हैं उसको। ठीक है, यहां दोस्तों लिख रहा है कि शीतोष्ण महाद्वीपीय घास जलवायु प्रदेश। ठीक है, यहां पर दोस्तों ये कब कितने से कितने डिग्री में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लगभग 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। ठीक है, क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे आप 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए शीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी तो यहाँ शीत से शब्द हट करके शीतोष्ण है। और ऊपर जाएंगे 60 के ऊपर जाएंगे तो आपको शीत कटिबंध मिल जाएगा। अभी आप शीतोष्ण में चल रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। करा कौन सा जलवायु प्रदेश उष्ण मरुस्थलों, उष्ण मरुस्थल, उष्ण मतलब गर्म मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधे सीधे गर्म मरुस्थल, और शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के बीच में पाया जाता है। ये संक्रमण पेटी दोस्तों, तो यही तो है शीतोष्ण वाला। ये जो शीतोष्ण वाला है बीच में पाया जाता है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर उष्ण मरुस्थल पाए जाएंगे, बीच में ये पाया जाता है। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शीतोष्ण आर्द्र जलवायु क्षेत्र मिल जाता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण महाद्वीपीय घास जलवायु क्षेत्र की। शीतोष्ण महाद्वीपीय घास जलवायु क्षेत्र, यही दोस्तों किसका काम करता है, संक्रमण का काम करता है। संक्रमण मतलब समझ रहे हैं, संक्रमण का मतलब होता है जो ऐसे क्षेत्र जो दोनों के बीच में पाए जाते हो, उसके लिए दोस्तों क्या शब्द होता है, ये संक्रमण शब्द का यूज होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय की किताबें भी हम लोगों ने लॉन्च किया। बहुत शिद्दत के साथ हम किताबों पर काम करते हैं, आपको किताबें पसंद भी आएंगी। एक बार आप ऑर्डर कीजिए, जुड़िए हमारी किताबों से, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, आगे सवाल दे रहा है कि शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश में किस जलवायु प्रदेश की अपेक्षा तापमान क्या होता है दोस्तों, निम्न होता है, कम होता है, और वर्षा क्या होती है दोस्तों, अधिक होता है। देखिए, अगर वर्षा नहीं होती तब तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता। बात को समझिएगा, अगर वर्षा नहीं होती तो मरुस्थलीय हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ वर्षा अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, वर्षा अधिक होती है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर कौन सा क्षेत्र होता है, याद, अच्छा, वर्षा अधिक के साथ साथ तापमान कम की बात कर रहा है। तापमान कम मतलब, अच्छा, तापमान इसलिए भी कम है, आप समझिए ना, तापमान कम है तभी तो हम इसे क्या कर रहे हैं, तभी तो हम नाम दे रहे हैं इसे शीतोष्ण। क्या नाम दे रहे हैं, शीतोष्ण। और आप आ चुके हैं 40 से लेकर 60 डिग्री के बीच, तो तापमान तो धीरे धीरे घटेगा ही। ये दोस्तों, अच्छा, कह रहा है किस जलवायु प्रदेश की अपेक्षा, तो मरुस्थलीय की अपेक्षा, सीधे सीधे कह दीजिए मरुस्थलीय क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, कम होता है, क्योंकि ज्यादा होगा तो गर्म होगा ना, कम होगा तो ठंडा होगा। ठीक है, और वर्षा अधिक होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि शीतोष्ण महाद्वीपीय घास प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी का एक दूसरा नाम है स्टेपी प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को स्टेपी प्रदेश या स्टेपी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। जो शीतोष्ण महाद्वीपीय घास क्षेत्र है, ये एक सवाना घास का मैदान पड़े थे जहां 7-7 फीट ऊंची घास पाई जाती थी, आपको पीछे दिखाया था ना। तो दोस्तों उसके अपेक्षा जो स्टेपी होते हैं, यहाँ पर घासों का जो आकार होता है वो उनकी अपेक्षा बहुत छोटा होता है। ठीक है, वहां तो बहुत बड़े बड़े घास थे, वहां तो आदमी भी खो सकता है। कह रहा किस जलवायु प्रदेश का विस्तार यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, साथ साथ उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। देखिए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका नहीं कहा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का जो बेल्ट है दोस्तों वो उष्ण में आ जाता है। ठीक है, यहाँ शीतोष्ण में जाना इसलिए ठंडे वाले में कर रहा है, यहाँ भारत वगैरह भी नहीं आते। तो यहाँ पर दोस्तों पाया जाता है कौन सा क्षेत्र, हम जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, हम स्टेपी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम स्टेपी प्रदेश की बात कर रहे हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टेपी के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे, और ये स्पेशली शीतोष्ण में याद रखेंगे। शीत में तो घास एकदम नहीं होगा, इसलिए शीतोष्ण कहा गया। यहाँ पर कारण महाद्वीपों के भीतरी भाग में स्थित होने के कारण स्टेपी प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की होती है। तो स्टेपी प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जैसी जलवायु महाद्वीपों में पाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये महाद्वीपों के भीतरी भागों में स्थित होते हैं। तो जब महाद्वीप के भीतर स्थित हैं तो इनके लिए कोई अलग से जलवायु थोड़े रहेगी। जैसी जलवायु उस महाद्वीप की विशेषता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में ज्यादा उत्तर की तरफ जाएंगे तो शीत है, बीच में शीतोष्ण है, दोस्तों उस महाद्वीप की स्पेशली जैसी विशेषता है उसी तरह की विशेषता दोस्तों यहाँ भी पाई जाती है। ठीक है, और आपने तो पढ़ा है कि शीतोष्ण वाले क्षेत्र में होते हैं।
कह रहा है किन प्रदेशों की तुलना में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मिलने वाली घास छोटी होती है और मुलायम होती है। ठीक है, तो किसकी तुलना में दोस्तों, याद रखेगा सवाना प्रदेश की तुलना में, क्योंकि सवाना प्रदेश में जो घास होती है दोस्तों वो बड़ी घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बड़ी घास पाई जाती है। और आपने पढ़ा तो कि 7 से लेकर दोस्तों 10 फीट तक घास होती है, आप समझिए ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कठोर पाई जाती है, मुलायम नहीं, यहाँ पर कठोर घास पाई जाती है, हाथ वाथ फाड़ लेगी, ठीक है, ऐसी घास। जबकि उसकी अपेक्षा स्टेपी वाले क्षेत्रों में मुलायम और छोटी घासें पाई जाती हैं। अगला सवाल दे रहा है कि किस जलवायु प्रदेश में प्राचीन काल से ही पशुपालन के कार्य होते हैं? क्योंकि छोटा घास का प्रदेश है तो यहाँ पशुपालन भी होता है और खेती किसानी भी खूब होता है। तो हम बात करें दोस्तों स्टेपी क्षेत्रों की। ठीक है, स्टेपी जो क्षेत्र प्रदेश है वहां पर दोस्तों प्राचीन काल से ही पशुपालन की क्रिया की जाती, ऐसे भी प्रमाण देखने को मिले। और क्यों ना मिले, क्योंकि दोस्तों देखिए सवाना में तो पशुपालन होगा नहीं, वहां तो इतने ज्यादा जीव होते हैं, जानवर होते हैं, तो शिकार वहां पर खूब होता है। ठीक है, लेकिन इन वाले क्षेत्रों में दोस्तों पशुपालन होता है। कह रहा विश्व की सर्वाधिक भेड़ें किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, ये जो भेड़ें होती है दोस्तों, ये भेड़ चराने वाला काम वही किया जाता है, स्टेपी क्षेत्रों में ही आप देखते होंगे। ठीक है, आपने मूवी वगैरह देखा होगा तो जहां स्टेपी प्रदेश या स्टेपी क्षेत्र आते हैं यहाँ पर दोस्तों खूब भेड़ मिलता है, और उस भेड़ से दोस्तों क्या होता है, ऊन भी खूब मिलता है। अच्छा कैसे? देखिए भेड़ है, इसी भेड़ से क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ऊन प्राप्त होगा। और ऊन क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि ये क्षेत्र कैसा है, ये शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। ठीक है, और आपने पढ़ा तो कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा तो भाई ठंडी मौसम होगा, तो ठंडी में चाहिए ठंडा कपड़ा भी तो चाहिए, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कौन सा जलवायु प्रदेश गेहूं की खेती के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? तो स्पेशली दोस्तों स्टेपी जो क्षेत्र है यहाँ इतनी जबरदस्त दोस्तों गेहूं की खेती होती है कि आपने शुरू में सुना होगा दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था 1965 का युद्ध, 1965 में। अब आप कहेंगे सर ये आप गेहूं की बात कर रहे हैं, बात अमेरिका की है, तब तक ठोक रहे हैं यहाँ पर भारत पाकिस्तान। ठीक है, भारत पाक युद्ध लिख लीजिए खाली। ठीक है, भारत पाक युद्ध जो था दोस्तों 1965 में, ये उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री देश के थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी जो है सेना को दे दिए छूट कि जाओ जो है कब्जा करो जितना कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना थी वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में ले चुकी थी। ठीक है, पूरी तरह से जो पीओके वाला एरिया वो पूरा उनके कब्जे में आ गया था, और वो धीरे धीरे उनकी सेना श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी। तो हमारी सेना को भी छोड़ दे दिया गया, तो हमारी सेना जो है तो उनके लाहौर तक पहुंच गई। ठीक है, मतलब लाहौर तक, और जो इस्लामाबाद राजधानी है, अगर पाकिस्तानी सेना बैकफुट नहीं होती तो शायद पाकिस्तान वाले कश्मीर में आ जाते और हमारे पास पूरा पाकिस्तान हो जाता, ऐसी स्थिति बन गई। उसके बाद पाकिस्तान ने मदद मांगा अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका बीच में पड़ गया। ठीक है, अमेरिका हर दो देशों के बीच में टांग अड़ाता रहता है। ठीक है, अमेरिका बीच में पड़ गया तो अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री से संधि का प्रस्ताव रखा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा देखो हमारा अपना मसला है, आप बीच में नहीं पड़ोगे। अमेरिका गुस्सा हो गया, करे इतने बड़े देश की बात नहीं मान रहा, हम तो सुपर पावर है, भारत छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, अभी अभी आजाद हुआ, हमारी बात नहीं सुन रहा है। ठीक है, उसने कहा सुनो हम भारत को जो गेहूं भेजते हैं ना वो हम भेजना बंद कर देंगे। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं? भारत में गेहूं भेजा जाता था। आप सोचो भारत शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी हम गेहूं खरीद के खाते थे। हमारे देश में अमेरिका से गेहूं मंगाया जाता था। उसने कहा हम बंद कर देंगे गेहूं भेजना। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा बंद कर दो गेहूं भेजना। ठीक है, लेकिन लड़ाई रुकने वाली नहीं है। उसी समय दोस्तों अकाल भी पड़ गया, ऐसी स्थिति थी, अकाल पड़ गया देश में, त्राहिमाम त्राहिमाम। अब वीडियो आप ना एक काम करो, लिखो यूट्यूब पे जाओ, लिखो इंडो पाक 1965 स्टडी 91 नितिन सर, ऐसी कहानी ना रो दोगे यार, तुम्हारी आंख से आंसू निकल जाएगा। इतना बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया है, एक बार पढ़ के देखना, दिल खुश हो जाएगा। सुन लो अभी कहानी बता दूं फिर क्या होता है। अब दोस्तों क्या हो गया, इधर जो हमारी सेना थी उनको रसद नहीं पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, समस्या थी कि हमारे पास रसद आपूर्ति भी कम थी, ऊपर से उनका जो इंपोर्ट किया जाता तो वो भी क्लोज हो गया, और मौसम ऐसा था दोस्तों एक तो ठंडे प्रदेश में लड़ाई हो रही थी। ठीक है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अब ऐसे क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में लड़ाई हो रही थी और हम पहले से लड़ भी नहीं थे। अभी अभी तो देश को आजादी मिली थी, एक युद्ध में हमें करारी हार भी मिली। 1962 का जो भारत चाइना युद्ध हुआ उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और 3 साल बाद एक दूसरी लड़ाई 1965 में दोस्तों भारत में बड़ी दिक्कत चल रही थी, और सेना के पास खाने को अन्न नहीं था। जब सेना खा नहीं पाएगी लड़ेगी कैसे यार? लाल बहादुर शास्त्री ने जाकर सेना को सामने जाकर एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ठीक है, किसानों और जवानों को जोड़ने के लिए ये नारा दिया गया। कैसे? जवानों से कहा कि काम करो, अपने पेट पे गमछा बांध लो। अभी हम अन्न की आपूर्ति तुरंत तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द कराएंगे। जवानों ने पेट पे गमछा बांधकर कि भूख न लगे उन्हें, क्योंकि पेट की तड़प के आगे हर कोई गिर जाता है।
तो हमारे जवानों ने ऐसे लड़कर हमें जो है हमारी रक्षा किया है। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन आज़ादी के बाद भी ऐसे ऐसे गिद्ध हैं जो देश को हमेशा नोचना चाहते हैं, ठीक है, वो दौर से हम गुजरे हैं। तो दोस्तों गेहूं की सप्लाई रोका गया था, वही स्टेपी क्षेत्र अमेरिका का है जहां पर खूब जम के दोस्तों गेहूं का उत्पादन होता है, जबरदस्त, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो क्या कहानी का पार्ट था। आगे देखिए, करा किस जलवायु प्रदेश को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। सोचो इतना ज्यादा गेहूं का खेती होता है कि स्पेशली अमेरिका का ये वाला जो क्षेत्र उसे ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। किसे, ये जो स्टेपी का क्षेत्र है, ठीक है, ये स्टेपी जो प्रदेश है दोस्तों, इसे ब्रेड बास्केट नाम दे दिया गया। ब्रेड माने समझते हैं, अमेरिका वाले ब्रेड किसे कहते हैं, रोटी को कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटी, रोटी की टोकरी कहा जाता है। हिंदी में कहेंगे तो रोटी की टोकरी कहेंगे, अंग्रेजी झाड़ेंगे तो कहेंगे ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु का विस्तार किन प्रदेशों में पाया जाता है। अभी पढ़ा तो पीछे हमने, ठीक है, कि स्टेपी वाले कहां पाए जाते हैं। ऐसे अगर एक लाइन में पूछे तो बता दीजिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय घास जलवायु। या दोस्तों अगर लोकेशन वाइज पूछ दे तो क्या बताएंगे दोस्तों, तो बता दिया जाएगा कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नीचे दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, ये आप नाम ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पाया जाता है ना। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में दक्षिणी अफ्रीका में भी पाया जाता है, उसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा किस जलवायु प्रदेश की विशेषता तापमान की अत्यधिक विषमता है। वहां दोस्तों तापमान दोस्तों अत्यधिक विषम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन पाया जाता है तापमान में। दोस्तों स्टेपी प्रदेश की खासियत है, ठीक है, स्टेपी प्रदेश के तापमान में दोस्तों विषमता पाई जाती है। ये एक दोस्तों खास बात है, इसे आप स्टार लगा के याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि स्टेपी घास प्रदेश की जलवायु वाले विभिन्न क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत कम होती है, एमएम में चली जाती है। दोस्तों यहाँ वार्षिक वर्षा होती है 250 mm से लेकर 750 mm तक, ठीक है, कितना, 250 mm से लेकर 750 mm तक दोस्तों यहाँ वर्षा होती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, अगला सवाल देखिए, कर स्टेपी प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी का समय है उस समय दोस्तों औसत तापमान कितना रहता है। इसके पहले हम लोगों मरुस्थली वाले में देखे थे, वहां -20 से +20 में आ गए थे। यहाँ पर दोस्तों गर्मी का समय है तो 25 डिग्री तक रहता है। कितना रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस तक औसतन तापमान रहता है। ये मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सवाल देखिए, कह स्टेपी प्रदेश में किस गोलार्ध में जाड़े का तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है। भाई जब सर्दी की बात करेंगे, देखिए एक तो दोस्तों स्टेपी प्रदेश स्थित कहाँ है, शीतोष्ण वाले क्षेत्र में। शीतोष्ण वाले क्षेत्र में ठंडी तो होगा ही होगा ना, तभी तो नाम इसका शीत धन उष्ण बराबर शीतोष्ण रखा गया। तो दोस्तों यहाँ हिमांक से नीचे चला जाता है। किस गोलार्ध में, तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में याद रखें। दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह घटना नहीं घटती है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों यहाँ जो मौसम है वो माइनस में चला जाता है। हिमांक से नीचे मतलब बर्फ जम जाता है, ठीक है। करा है स्टेपी प्रदेश के किस गोलार्ध में जाड़े का तापमान हिमांक से नीचे नहीं जाता है, बल्कि वह बहुत ज्यादा मतलब 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये भगवान की बनाई दोस्तों धरती है, कहीं पर क्या होता है कहीं पर क्या होता है। उत्तरी गोलार्ध देखेंगे तो वहां नीचे चला जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध देखेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाके रुक जाता है टेम्परेचर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल ये ब्रेड बास्केट वाले जो सवाल थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्टेपी वाले सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। किताब ऑर्डर करेंगे तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है, ठीक है। तो सेशन दोस्तों आज कहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।